हे एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। इसके पहले मैंने आपको जो भी इम्पॉर्टेंट बैटल्स हुई थी सारी बैटल्स को कवर किया है। एंशिएंट इंडिया में, मीडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया की सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किसके बीच में ये युद्ध हुए थे और युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या संधि साइन की गई थी। तो वो सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उन्हें वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया के इतिहास के बारे में, क्योंकि जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री ही पढ़ते हैं। मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, इन सब ने जो रूल किया है वो आपके नॉर्थ इंडिया में किया है। तो ऑब्वियस सी बात है साउथ इंडिया में भी तो कोई ना कोई किंगडम रहा होगा, लेकिन हमको कहीं भी किसी भी बुक से कंप्लीट कंपाइलेशन या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है अबाउट द साउथ इंडिया। इसलिए मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। आज हम क्लास 1 में डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्लास 1 में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट भारत में, प्राचीन भारत में साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, आज हम वो सीखने वाले हैं। साउथ इंडिया में एंशिएंट समय में जब अशोक रूल कर रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे नॉर्थ में, तो साउथ में कौन राजा थे, कौन रूल कर रहे थे और क्या एक्टिविटी हो रही थी। क्योंकि अगर हम आर्ट एंड कल्चर की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के पूछे जाते हैं वो साउथ इंडिया की हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो मीनाक्षी टेम्पल हो या आपके हम्पी के टेम्पल्स हो, ये सभी के सभी साउथ इंडिया में है जो कि द्रविड़ स्टाइल में तैयार है। तो अगर आप आर्ट और कल्चर के रिस्पेक्ट से देखोगे तो साउथ इंडिया का आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा पूछा जाता है एज कंपैरिजन नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में राजाओं के बारे में, उनकी बैटल्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने एग्जाम के पैटर्न को समझा होगा। तो आज हमारा टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया क्लास 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज के क्लास की PDF आपको लेनी है तो हमारे परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है, सीरीज़ अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आने वाले समय में, चाहे वो IB का पेपर है, AAI का पेपर है या फिर आपका SSC GD का पेपर है, इसके अलावा जो स्टेट PCS एग्जाम है उसमें भी ये चैप्टर आपको मदद करेगा। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली साउथ इंडिया है क्या, तो साउथ इंडिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी होगी कृष्णा रिवर के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये बह रही है कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के जो साउथ का एरिया है बेसिकली वही साउथ इंडिया है। तो आज हमें डिस्कस करना है कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ये जो एरिया है यहाँ पे एंशिएंट समय में क्या चल रहा था वो हमें देखना है। क्लियर? तो बेसिकली आज का हमारा डिस्कशन कहाँ से कहाँ तक है, 3rd BC से लेकर 3rd AD तक। आज हमारा डिस्कशन 3rd BC से लेकर 3rd AD तक का है। और ये जो पीरियड है, ये जो समय है, इसको हम संगम एज के नाम से जानते हैं, इसे हम संगम पीरियड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो समय है जहाँ पर संगम लिटरेचर को लिखा गया है। संगम लिटरेचर का कंपाइलेशन 3rd BC से 3rd AD के बीच में हुआ है, इसलिए इस पूरे पीरियड को हम संगम पीरियड कहते हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं तो हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं। क्यों कहते हैं हम वैदिक पीरियड? वैदिक पीरियड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस समय वेदों को लिखा जा रहा है, वैसे यहाँ पर संगम लिटरेचर को लिखा जा रहा है, इसलिए इस पीरियड को हमने संगम पीरियड कहा है। क्लियर? तो अगर हम देखेंगे तो ये एरिया कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के साउथ में आपको एरिया देखने को मिलेगा। और आज से 4000 साल पुरानी जो बातें हैं उस इतिहास के बारे में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, संगम बेसिकली क्या है? संगम मतलब मीटिंग। किसकी मीटिंग? तमिल पोएट की। संगम मतलब हो गया मीटिंग, और किसकी मीटिंग है? ये तमिल पोएट की जो मीटिंग्स होती थी उन्हें संगम कहा जाता था। और वहाँ पर संगम साहित्य को, लिटरेचर को कंपाइल किया गया है, इसलिए इसे हम संगम एज कह रहे हैं। और जो संगम हुई हैं, या संगम मतलब मीटिंग्स जो हुई हैं, वो पांड्य किंगडम में हुई हैं। कहाँ पर हुई हैं? पांड्य किंगडम। अगर पूछ लिया जाए संगम मीटिंग या संगम कहाँ पर हुआ है या संगम लिटरेचर कहाँ पर लिखा गया, तो आंसर हो जाएगा पांड्य किंगडम की कैपिटल मदुरई में इन्हें लिखा गया है। ठीक है, पांड्य किंगडम की कैपिटल मदुरई में। जैसे अगर हम जैनिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म में काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं। वैसे ही जो तमिल पोएट थे उनके द्वारा 3 मीटिंग की गई हैं, तो मतलब 3 संगम हुए हैं।
कितने संगम हुए हैं? 3 संगम, जिनमें से फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का जो संगम है वो मदुरई में हुआ है। फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का जो संगम है वो कहाँ हुआ है? मदुरई में हुआ है। साउथ इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया में संगम को मुचुंगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मुचुंगम सिमिलर टू संगम, जहाँ पे तमिल पोएट आपस में मिलकर लिटरेचर या साहित्य की रचना कर रहे हैं। तो मुचुंगम अगर शब्द आपको मिल जाए कभी एग्जाम में तो घबराइएगा नहीं, मुचुंगम मतलब संगम ही है। पहली मीटिंग कहाँ हो रही है? मदुरई में हो रही है। ऐसा बोला जाता है कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी या जो पहला संगम हुआ था उसमें बड़े बड़े जो संत ऋषि मुनि थे, इनफैक्ट गॉड भगवान वहाँ पर आए थे और उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था और साहित्य को लिखा था। लेकिन हमें फर्स्ट मीटिंग में या फर्स्ट संगम में जो भी लिटरेचर लिखा गया है अभी तक उसका हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तो फर्स्ट संगम से क्या हमें कोई एविडेंस मिलता है? तो आंसर है नो। पहले संगम से हमें कोई भी तमिल साहित्य या संगम लिटरेचर नहीं मिलता और पहली मीटिंग मदुरई में हुई थी, पांड्य किंगडम में ही हुई थी। सेकेंड मीटिंग की बात करते हैं तो सेकेंड मीटिंग भी पांड्य किंगडम में हुई थी, लेकिन जगह चेंज हो गई है। क्या है? कपटापुरम। कपटापुरम में सेकेंड मीटिंग होती है और यहाँ पर जो कंपाइलेशन मिलता है हमको संगम लिटरेचर या तमिल साहित्य का पहला जो सोर्स हमको मिलता है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा तोलअपियम। तोलकअपियम ये बेसिकली तमिल ग्रामर की बुक है। जैसे कि हम पाणिनि की अष्टाध्यायी बात करते हैं ना, वैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तोलकअपियम। ये जो है वो सेकेंड संगम पीरियड में या जो संगम जो मीटिंग है सेकेंड नंबर की हुई थी वहाँ पर इसे कंपाइल किया गया है। और थर्ड संगम या थर्ड मीटिंग कहाँ हुई थी? मदुरई में। और यहाँ के तो हमें काफ़ी सारे लिटरेचर वर्क आज हमारे पास अवेलेबल है और इन्हीं से हम पता लगा पाए हैं कि उस समय उस एरा में कौन कौन से राजा थे, कौन रूल कर रहा था। तो संगम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इसी लिटरेचर से देखने को मिलती है। ये साउथ इंडिया का आप मैप देख पा रहे हो और यहाँ पर बेसिकली हमें 3 किंगडम के बारे में डिस्कशन करना है। एक है चोला, दूसरे है चेरा एंड थर्ड है पांड्य। ठीक है, ये इनके रूल के बारे में बात करेंगे और अचानक से ये कोलैप्स हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और फिर 300-400 साल बाद वापस से आएंगे। और जब वापस आएंगे तो हम मीडिवल इंडिया में पहुंच जाएंगे। तो मीडिवल इंडिया में वापस से हम चेर, चोल और पांड्य को डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बहुत कंफ्यूजन होता है, बुक उठाते समझ में ही नहीं आ रहा है फाउंडर कौन है, कहाँ से चेर, चोल, पांड्य आए, कुछ समझ में नहीं आता। रीज़न ये है कि पहले ये एंशिएंट इंडिया में रूल कर रहे थे, लेकिन अचानक से अगर हम देखेंगे अभी कुछ फाइट्स के बारे में, वो कोलैप्स कर गए, गायब हो गए 300-400 सालों के लिए और वापस से 700 या फिर 600 एडी के पास वापस से आपको ये देखने मिलते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम सेकेंड चोला, सेकेंड चेरा या सेकेंड पांड्य के नाम से जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो ये वाले हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे कुछ सोर्सेस के बारे में, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है अबाउट द संगम पीरियड या संगम एज। तो पहला तो संगम लिटरेचर है, बिल्कुल है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, जब नॉर्थ इंडिया में अशोक का समय था, चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, उस समय ही साउथ में चोर, चेल और पांड्य थे। तो अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट सेकेंड और अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट 13, तो अशोक का जो रॉक एडिक्ट 2 है और 13वें नंबर का, दूसरे और 13वें नंबर का जो रॉक एडिक्ट है उसमें उसने दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में, चेर, चोल, पांड्य के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। और चेर को केरला पुत्रम कहा है। तो केरला पुत्रम का हमने जो कंपैरिजन किया है वो चेर से किया है। क्लियर? तो हमें रॉक एडिक्ट जो अशोक के हैं सेकेंड एंड 13th, वहाँ से भी संगम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते, जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में 2 महाकाव्य चलते हैं। कौन कौन से? रामायण एंड महाभारत। सुने होंगे, देखा होगा आपने। लेकिन वैसे ही अगर हम बात करें साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में भी 2 एपिक है, 2 महाकाव्य है। कौन कौन से? एक है शिल्पादिकारम और दूसरा है मणिमेगलई। तो शिल्पादिकारम और मणिमेगलई से हमें संगम पीरियड की पॉलिटी, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली जो शिल्पादिकारम है ये एक लव स्टोरी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी की रचना है, वो भी एक लव स्टोरी है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें शिल्पादिकारम जो है वो भी एक लव स्टोरी है। कोवलन नाम का एक व्यक्ति था, कोवलन और कनंगी की एक लव स्टोरी है और कनंगी ने मथुरा शहर को जलाने का, मदुरई शहर को जलाने का ऑर्डर दे दिया था। अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो उनकी ही कथा है ये। इसको लिखा किसने है? तो इसके राइटर है, शिल्पादिकारम के जो राइटर है वो एक जैन मॉन्क है जिनका नाम है एलिंगो अदिगल। एलिंगो अदिगल जो कि एक जैन मॉन्क है, उनके द्वारा शिल्पादिकारम की रचना की गई है। डन। नेक्स्ट है मणिमेगलई। मणिमेगलई भी हमें
संगम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और इसके रचनाकार कौन है, तो सितलाई सतनार इसके रचनाकार है। क्लियर इतनी चीजें। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। अगर कंप्लीट आपको वीडियो देखना है, डिटेल डिस्कशन आप चाहते हैं, तो आप कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, आपको बता दूं एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको सारे टॉपिक डिटेल में पीवाईक्यू के साथ पढ़ाए जाएंगे और उसी का छोटा सा सेगमेंट आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल कोर्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पूजा 20 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, अदरवाइज परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप कोर्स को ले सकते हैं। क्लियर है। आइए अब हम बात करेंगे संगम पीरियड के बारे में। देखो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर डेफिनेटली करेंगे और पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो हम बात करने वाले हैं चेर, चोर और पांड्य के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं केरलापुत्रम नाम से समझ में आ रहा है कि केरला का जो एरिया है वहाँ पर रूल करते होंगे, क्योंकि अशोक के जो रॉक एडिक्ट सेकेंड है उसमें चेर शब्द नहीं मिलता, केरलापुत्रम मिलता। और केरलापुत्रम को हमने कंपेयर किया है चेर से, तो ये है आपका चेर किंगडम। दिख रहा है, जो आपके कुछ हिस्से में यहाँ पे तमिलनाडु और केरला के हिस्से में फैला हुआ है। चेर कहाँ पे थे, तो तमिलनाडु और केरला के हिस्से में चेर का रूल था। ठीक है, बड़े मैप में देख लीजिए और आसानी से समझ पाएंगे। चलिए देखिए, ये जो तमिलनाडु, यहाँ पर अगर देखें, ये तमिलनाडु और केरला और तमिलनाडु का ये जो एरिया है ये चेर का एरिया है। ठीक है ना। यहाँ पर अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पोर्ट्स होंगे, और पोर्ट्स होंगे तो ये लोग ना जो रोमन और ग्रीक लोग थे, रोमन और ग्रीक लोगों के साथ ट्रेडिंग किया करते थे। रोमन एंड ग्रीक लोगों के साथ ये ट्रेडिंग किया करते थे। तो चेरा पीरियड में आपको 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट देखने को मिलते हैं। तो पोर्ट सिटी का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से पोर्ट है? एक है तोंडी। कौन सा पोर्ट है? तोंडी पोर्ट। और दूसरा पोर्ट है आपका यहाँ पे मचुरी, MUCHIRE, मचुरी। तो ये जो मचुरी और तोंडी पोर्ट है ये चेरा किंगडम के पोर्ट्स हैं। ठीक है, और ये लोग अरेबियन सी में के जरिए ट्रेडिंग किया करते थे रोमन एम्पायर के साथ। वैसे अगर हम बात करें तो ये पूरा एरिया आपको पांड्य किंगडम दिखाई दे रहा है। ये है पूरा पांड्य किंगडम, जिसकी कैपिटल आपको दिखाई दे रही है मदुरई। और यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है। जो मदुरई शहर है वो एक नदी के किनारे है। ये जो मदुरई शहर है, जो कैपिटल है पांड्याज की, वो एक नदी के किनारे है। उस नदी का नाम क्या है? बेगई रिवर। और ये क्वेश्चन तो आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट है कि मदुरई जो शहर है वो किस नदी के किनारे है। आंसर हो जाएगा बेगई रिवर के किनारे है। ये जो पांड्याज है, इनके समय ही संगम पीरियड लिखा गया है, मतलब इनके ही किंगडम में संगम साहित्य लिखा गया है, संगम लिटरेचर लिखा गया है। नेक्स्ट है पांड्यास का भी अपना एक पोर्ट था। देखेंगे इधर बे ऑफ बंगाल में, तो आप यहाँ पे मतलब देखेंगे एक पोर्ट जिसका नाम है कोरकई पोर्ट किसका है? तो आंसर हो जाएगा पांड्यास का पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये पोर्ट सिटी हो गई। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये एरिया आपका चोलास का है। चोला के पास आप देखिए ये कावेरी रिवर डेल्टा भी दिखता है। तो कावेरी रिवर डेल्टा कहाँ पर था? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चोलास थे उनके पास कावेरी रिवर डेल्टा था। इनकी एक सिटी, इंपॉर्टेंट सिटी जिसका नाम है उरियूर। ये जो उराईउर है ये कॉटन की ट्रेडिंग के लिए जाना जाता था। कॉटन ट्रेडिंग के लिए अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया में हम किसी सिटी को जानते हैं तो आंसर हो जाएगा उराईउर को हम जानते हैं। ठीक है, डन इतनी चीज़ें। इनके पास भी एक पोर्ट सिटी जिसका नाम है कावेरीपट्टनम जो पोर्ट सिटी है वो चोलास के पास है। तो हमने तीनों किंगडम की पोर्ट सिटीज देख ली जहां से ट्रेडिंग किया करते होंगे। डन। चलिए सबसे पहले भी हम बात किसकी कर रहे हैं? चेर के बारे में। तो आइए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चेर किंगडम की लोकेशन आपने देख ली है। चेर किंगडम की जो कैपिटल थी उसका नाम है वंजी। चेर किंगडम की कैपिटल का नाम क्या है? वंजी इसकी कैपिटल है। और 2 पोर्ट सिटी है जिसका नाम टोंडी एंड मसूरी था। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो तीनों किंगडम थे, तीनों किंगडम के अपने फ्लैग थे और उन फ्लैग्स पे अपना एक एम्बलम बना हुआ था जिसको हम राजकीय चिन्ह कहते हैं। तो ये क्वेश्चन MPPSC में आई थिंक लास्ट 2 ईयर्स के 2 साल पहले पूछा गया था कि चेर किंगडम का जो एम्बलम या राजकीय चिन्ह क्या था। आंसर है बो एंड एरो।
क्या, धनुष एंड बाण, तो बो एंड एरो। तो चेरास का जो यहाँ पर राजकीय चिन्ह था वो क्या था, बो एंड एरो, मतलब धनुष था। अगर हम चोलास की बात करें तो चोलास का था क्या, टाइगर, बाघ। आजकल टाइगर बड़ी सुर्खियों में है, सबसे ज़्यादा टाइगर आपको एमपी में मिल जाएंगे, फिर कर्नाटका में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टाइगर है, ये चोला का क्या था, अपना राजकीय चिन्ह था। वहीं अगर हम पांड्यास की बात करें तो पांड्यास जो थे वो फिशरी के लिए जाने जाते थे। पांड्यास जो थे वो पर्ल के लिए, पर्ल मतलब मोती, और फिशरी के लिए जाने जाते थे, इसलिए फिश जो था वो पांड्यास का राजकीय चिन्ह था। तो इन तीनों किंगडम के आपको राजकीय चिन्ह पता होने चाहिए। चेर का क्या हो गया, बो एंड एरो, चोल का टाइगर एंड पांड्यास का फिश। डन इतनी चीज़ें। अब एक इंस्क्रिप्शन है जहाँ से हमें चेर रूलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका नाम है फुगलियोर इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन से हमें चेरा रूलर्स की जनरेशन्स के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि रोमन के साथ ट्रेड किया करते थे और इन्होंने अगस्टस का एक टेम्पल भी बिल्ड करवाया था। अगस्टस का एक टेम्पल भी चेराज ने बिल्ड करवाया था, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर के बारे में, तो चेर किंगडम एंशिएंट इंडिया में जो संगम पीरियड में चेर थे, उन चेर का सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर कौन था, तो आंसर हो जाएगा सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन, जिसे गुड चेर भी कहा जाता है, इसे गुड चेरा भी कहा जाता है या रेड चेरा के नाम से भी जाना जाता है। 2nd सेंचुरी एडी के समय इन्होंने रूल किया है और इनके समय में ही सिल्पादिकारम, इनके समय में ही हमको सिल्पादिकारम से ही हमको इनके समय की इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें पता चलता है कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया में हिमालय के जो तराई वाले तक एरिया है वहाँ पर जाके अटैक किया था, मतलब हमला किया था, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि सिल्पादिकारम, जैसा मैंने कहा कि एक लव स्टोरी है कोवलन और कनंगी की। किसकी, कोवलन और कनंगी की। तो कनंगी की जो मतलब भक्ति थी, वो जिस तरीके से सती थी, इसके अलावा जिस तरीके से वो पतिव्रता थी, तो इन्होंने एक नए कल्ट की शुरुआत की थी जिसका नाम है पत्नी कल्ट। तो पत्नी कल्ट की शुरुआत किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा सेनगुट्टवन ने पत्नी कल्ट की शुरुआत की थी, जिससे हम गुड चेरा या रेड चेरा के नाम से जानते हैं। और आज भी अम्बा कनंगी के नाम से तमिलनाडु श्रीलंका में उनकी पूजा भी की जाती है, ठीक है। इन्होंने ही पहली बार चाइना में अपनी एम्बेसी भेजी थी। ही वॉज द फर्स्ट टू सेंड एन एम्बेसी टू चाइना फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है। और इन्हीं के बड़े भाई थे, सेनगुट्टवन के ही बड़े भाई जो थे, उनका नाम था क्या, एलंगो अदिगल, और इन्होंने ही तो सिल्पादिकारम की रचना की है। तो सिल्पादिकारम से हमें चेरास के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अगर हम फाउंडर की बात करते हैं, तो एंशिएंट समय की बात हो रही है अभी, तो एंशिएंट समय में चेर के जो फाउंडर हैं वो कौन है, उतियन चेरलथन, ठीक है। उथियन चेरलथन जो है वो फाउंडर है चेर किंगडम के, जिन्होंने चेर किंगडम की नींव रखी थी, ठीक है। इन्हें फर्स्ट किंग ऑफ चेर हमको देखने को मिलता है। और चोलास के साथ इनकी फाइट हुई थी, जब चोलास के साथ ये हार गए थे तो इन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसके कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे तो चेर लोग कोलैप्स हो जाते हैं और लगभग 300 सालों तक गायब रहते हैं। और 800 एडी में सेकेंड चेरा डायनेस्टी की शुरुआत होती है, ठीक है। 800 एडी में सेकेंड चेरा डायनेस्टी की शुरुआत होती है, क्योंकि इन्होंने रूल किया 3rd एडी के आसपास, उसके बाद गायब हो गए 400 सालों के लिए। फिर 800 एडी के पास फिर से आ रहे हैं चेर, ठीक है। और जो यहाँ पे सेकेंड चेर डायनेस्टी के फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, कुलशेखर अलवर, ठीक है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द चोला। ये चोला है, ठीक है। आपका एरिया देख पा रहे होगे आप, तमिलनाडु और कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, चोलास का रूल था, ठीक है। कावेरी डेल्टा का एरिया इनके पास था, कोर एरिया था। बाद में इसे चोला मंडलम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनकी कैपिटल उरायूर थी, जो कि कॉटन का एक इम्पॉर्टेंट सिटी था उरायूर, जो कि चोलास की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस मैप को हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है। हम आगे बात करते हैं। टाइगर इनका राजकीय चिन्ह था। चोलास के पास इफिशिएंट नेवी थी, उस समय में इन्होंने नेवी को मेंटेन करके रखा हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट या फेमस किंग संगम चोलास के कौन रहे हैं, तो किंग करिकल रहे हैं, ठीक है। किंग कारिकला जो है वो संगम चोलास के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं और इनके समय में ही बैटल ऑफ बेनी हुई थी। बैटल ऑफ बेनी बेसिकली जो चोला किंग है
इनकी फाइट हुई थी किसके साथ? चेरा और पांड्यास के साथ। इन्होंने चेरा और पांड्या को डिफीट किया था। किसने? किंग करिकला ने। ये इन्फॉर्मेशन हमको संगम पोयम से मिलती है बैटल ऑफ बेनी के बारे में। क्लियर है? ट्रेड इनके समय पे काफ़ी फ्लरिश हुआ था, इनके पास अच्छी नेवी भी थी। इनकी अगर पोर्ट सिटी की बात करते हैं तो कावेरी पट्टनम, जिसको हम फुहार पोर्ट के नाम से जानते हैं, फुहार पोर्ट के नाम से जाना जाता है, वो इनकी पोर्ट सिटी थी। इसके अलावा इन्होंने कावेरी नदी पर एक डैम भी बनवाया था, एम्बैंकमेंट डैम, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और यही हमारा ओल्डेस्ट डैम है। ये क्वेश्चन आपका LDC में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम कलनाई डैम या ग्रैंड एनीकट के नाम से जानते हैं। ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, 2nd सेंचुरी में इसको राजा करिकला के द्वारा बनाया गया था, जो कि संगम चोला के राजा थे, ठीक है। और तमिलनाडु के जो लोग हैं वो आज भी इस डैम का इस्तेमाल करते हैं। कावेरी नदी पर आपको ये डैम देखने को मिलेगा। तो ओल्डेस्ट डैम आप देख सकते हैं कलानी डैम है, तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर है। वहीं हाईएस्ट डैम टिहरी डैम है, उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पर है। और लॉन्गेस्ट डैम जो है हीराकुंड डैम उड़ीसा में महानदी पर मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये LDC का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे इनके पीरियड का एंड कैसे हुआ। तो इनके पीरियड का एंड ऐसे हुआ, इन पर हमला किया किसने? काला भर्राज ने। काला भर्राज कौन थे, कहाँ से आए थे, ओरिजिन क्या था? 300 सालों का इतिहास मिसिंग है। तमिल पीरियड का ब्लैक एरा काला भर्रा का समय कहलाता है। 300 सालों तक इन्होंने रूल किया है। इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पर जो चोलास थे वो डिक्लाइन हो गए, चोलास खत्म हो गए, इसलिए इनका नाम है संगम चोला। तो संगम चोला खत्म हो गए, क्यों? काल भर्राज आ गए। और फिर काल भर्रा को डिफीट किसने किया? 850 AD में काल भर्रा को डिफीट किया विजयालय चोला ने, ठीक है। और तंजौर को कैप्चर करने का काम किया। तो जब हम पढ़ते हैं कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला किंगडम, तो हम बात करते हैं विजया चोला के बारे में। वैसे हम चेरा की बात करते हैं तो चेरा लोग कोलैप्स हो गए, 300 सालों तक गायब रहे, और फिर सेकेंड चेराज आए। वैसे यहाँ पे सेकेंड चोलाज आ रहे हैं, और यहाँ पे फाउंडर कौन है? विजयालय चोला। इन्होंने वापस से चोल किंगडम की शुरुआत की। तो विजयालय चोला के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो नया वाला आपका मिडिवल इंडिया का जो चोला किंगडम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर कौन है? विजयालय चोला है। ऐसा बताया जाता है कि सामंत या फ्यूडिशरी थे पल्लवाज ऑफ कांची के, और इन्होंने 858 AD में तंजौर को कैप्चर किया था। ये जो एरिया है चोला किंगडम का है, और जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ये बेसिकली चोला इन्फ्लुएंस है, जिसमें चोला का रूल तो डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। इनके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पांड्यास के बारे में। तो पांड्यास ने रूल किया है मदुरई में, और इनकी मेन जो पोर्ट सिटी थी उसका नाम मैंने आपको बता दिया था, कोरकई है, जो कि पर्ल और फिशरी के लिए जानी जाती है, और इनका जो एम्बलम था वो फिश था। क्लियर इतनी चीज़ें। अब ऐसा बताया जाता है कि जो हमारे पुराण है, महाभारत है, वहाँ पर भी हमें पांड्य किंगडम के बारे में मेंशन मिलता है। एक पांड्य राजा थे जिनका नाम था सारंगध्वज। सारंगध्वज ने महाभारत के बैटल में पार्टिसिपेट किया था। हमें एंशिएंट सोर्सेज से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पांड्य किंगडम है, जिसकी कैपिटल क्या है? कोरकई पोर्ट सिटी है, और कैपिटल क्या है इसकी? मदुरई है। क्लियर है? इसके अलावा जो मेगास्थनीज की इंडिका है, मेगास्थनीज की इंडिका ने भी पांड्य किंगडम के बारे में मेंशन किया है, और बताया है कि जो पांड्य किंगडम था ये पर्ल के लिए था। रोमन और ग्रीक का इंपॉर्टेंट पर्ल का सेंटर या ट्रेडिंग पॉइंट क्या था? पांड्य किंगडम था। मदुरई इनकी कैपिटल थी, जो कि बेगई रिवर के किनारे सिचुएटेड थी। और पांडा जो शब्द है वो तमिल वर्ड से आया है, जिसका नाम है पांडी। पांडी का मतलब है बुल। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें ये मेगास्थनीज की इंडिका से भी मिल जाती है। अब यहाँ पे सती कॉमन था, कास्ट सिस्टम कॉमन था, आइडल वर्शिप की करते थे। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जो विडो फीमेल थी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। क्लियर रहती चीज़ें। अब यहाँ पे जब काल भर्राज आए तो संगम एज में इनका जो पीरियड था वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। लेकिन 6th सेंचुरी, मतलब वही 600 AD के पास हम वापस से पहुँच रहे हैं। तो 6th सेंचुरी में यहाँ पर जब एक पांड्य किंग थे जिनका नाम है कदुगोन ने काल भर्राज को हराया था और मदुरई को कैप्चर करके सेकेंड टाइम वापस से पांड्य किंगडम की शुरुआत की थी। तो ये तीनों कोलैप्स हो गए थे, 300 सालों तक गायब रहे, और फिर सेकेंड टाइम इनको वापस से
शुरू किया गया। तो सेकेंड टाइम क्या घटनाएं हुई वो हम सेकेंड वीडियो में ही देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने 3 किंगडम्स के बारे में बात की है, पांड्य, चोलास एंड चेरास। तीनों के कैपिटल देखेंगे। पांड्य की कैपिटल है मदुरै, चोलास की है उरियोर और चेरास की है बंजी। अगर हम एम्बलम की बात करें तो पांड्यास की है फिश, चोलास की टाइगर है और चेरास की बो एंड एरो है। और ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। इस टेबल को आप रट लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पल्लव के बारे में। तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये जो बीच में आपको ऑरेंज से कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पल्लवास रूल कर रहे थे। एंशिएंट इंडिया में पल्लवास ने भी रूल किया है 4th से लेकर 9th सेंचुरी के पास। ठीक है, 4th से लेकर 9th सेंचुरी के पास इन्होंने भी रूल किया है। इनका जो एरिया था उसे टोंडाई मंडलम के नाम से भी जाना जाता था। पांड्य से हमें जो पल्लवास से जो हमें चीज़ें सीखनी है, ये जो हमें पढ़नी है, वो इनका आर्ट एंड कल्चर है। क्योंकि आज हम महाबलीपुरम के मंदिरों के बारे में, शोर टेम्पल के बारे में, रथ टेम्पल के बारे में बात करते हैं, वो इन पल्लवास ने ही तमिलनाडु में बनवाए हैं। तो आर्ट एंड कल्चर इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रूलर्स उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम डायरेक्टली आर्ट एंड कल्चर पे ही बात करेंगे। बस आप इनकी लोकेशन जान लीजिए। एक्चुअली हुआ क्या था, जो कालभर्रास थे उनको सिम्हा विष्णु ने डिफीट किया था और सिम्हा विष्णु ने पल्लवास किंगडम की शुरुआत की थी, फाउंडेशन स्टोन रखा था। कांची या कांचीपुरम जो था वो इनकी पोर्ट इंपॉर्टेंट सिटी थी, ट्रेडिंग पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट टाउन भी था और कई सारे मंदिर जो इन्होंने कांची में बनवाए थे और कांची इनकी कैपिटल सिटी भी थी। डन। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हम देखेंगे। सबसे पहले है महेंद्र वर्मन वन। ठीक है, अब आपको क्या क्या याद रखना है वो समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पल्लवास के जो इंपॉर्टेंट रूलर है उनका नाम है महेंद्र वर्मन वन। इन्होंने ही एक मेजर पॉलिटिकल पावर पल्लवास को बनाने में कंट्रीब्यूट किया है और कई सारे टाइटल्स को भी अडॉप्ट किया है, जैसे कि मतविलास, चित्रकार पुली, गुड़ भरा एंड चटका करी। ये जो है वो टाइटल है महेंद्र वर्मन के। महेंद्र वर्मन और पुलकेशन सेकंड कौन है? चालुक्य किंग है। और ये कौन से किंग है? ये आपके पल्लवास किंग है। तो पल्लवास और चालुक्य के बीच में यहाँ पे एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ फुललूर। ठीक है, जो कि 618 AD के आसपास होती है, जिसमें पुलकेशन सेकंड ने महेंद्र वर्मन वन को मार दिया था। महेंद्र वर्मन वन की हत्या कर दी थी, मर गए थे वो बैटलफील्ड में, और पुलकेशन सेकंड की विक्ट्री हुई थी जो कि चालुक्य किंग थे, जिसके बारे में एहोल इंस्क्रिप्शन भी हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, महेंद्र वर्मन एक अच्छे राइटर भी थे। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? मतविलास प्रसन्ना। तो मतविलास प्रसन्ना किसकी पुस्तक का नाम है? आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन की पुस्तक का नाम है। इन्होंने भगवान शंकर को डेडिकेटेड करते हुए कई सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं मामलापुरम में बनवाए हैं। मामलापुरम में तमिलनाडु में कई सारे मंदिरों का निर्माण जो है वो महेंद्र वर्मन वन ने किया है। ठीक है, अगले जो रूलर इंपॉर्टेंट है पल्लवास में वो है नरसिम्हा वर्मन वन। नरसिम्हा वर्मन वन जो है वो ग्रेट पल्लवा रूलर है और इनके पास एक टाइटल था जिसका नाम है मामला मतलब ग्रेट वॉरियर, इनका एक टाइटल है। इन्होंने क्या किया था, जो पुलकेशन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को मारा था, इन्होंने वापस से पुलकेशन सेकंड के साथ फाइट की और जो चालुक्य की कैपिटल थी बतापी उसको कैप्चर किया। और जब चालुक्य की कैपिटल बतापी को कैप्चर किया पुलकेशन सेकंड को हराकर, तो अपने आप को एक टाइटल दिया। उस टाइटल का नाम था बतापी कोंडा। ठीक है, बतापी को कैप्चर करने के बाद, चालुक्य की कैपिटल बतापी को डिस्ट्रॉय करने के बाद, ठीक है, पुलकेशन सेकंड को हराने के बाद नरसिम्हा वन ने बतापी कोंडा का टाइटल लिया था। अगर हम बात करें महाबलीपुरम पोर्ट सिटी के बारे में, तो महाबलीपुरम पोर्ट सिटी को सेटअप करने का काम नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने किया है। इन्होंने रथ टेम्पल, इनके समय पे ही रथ टेम्पल बना है, इसको लिखेंगे IMP। ठीक है, रथ टेम्पल जो है वो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के समय ही तैयार हुआ है। इसके अलावा एक चाइनीज ट्रैवलर हैं जिनका नाम है हेनसियांग ने इनके समय में ही कांचीपुरम को विजिट किया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए हेनसियांग किस पल्लव किंग के समय आया था, तो आंसर हो जाएगा नरसिम्हा वर्मन वन के समय हेनसियांग आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अगले जो इंपॉर्टेंट रूलर आ जाते हैं उनका नाम है नरसिम्हा वर्मन सेकंड। इनका जो टाइटल था वो राजा मल्ला था।
राजामल्ला इनका टाइटल था। इन्होंने अपनी एम्बेसी को चाइना में सेंड किया था और इन्होंने शोर टेम्पल बनवाया है और कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है ना। शोर टेम्पल से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, आपको भी पता है। तो शोर टेम्पल पल्लवाज ने बनवाया है, नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। डर इतनी चीज़ें। और लास्ट जो पल्लवा किंग रहे हैं उनका नाम है अपराजिता वर्मा। अपराजिता वर्मा लास्ट पल्लवास किंग है जिनको आदित्य चोला ने डिफीट किया था 10th सेंचुरी में। उसके बाद पल्लवास खत्म हो गए, ठीक है। आदित्य चोला विजयलय चोला के बेटे हैं, ठीक है। विजयलय चोला जिन्होंने चोला किंगडम को वापस से सेटअप करने का काम किया है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में वापस से डिस्कस करेंगे। पल्लवास की कैपिटल समय समय पर बदलती रही हैं। इंपॉर्टेंट कैपिटल इनकी जो है वो कांचीपुरम या कांची रही है। फिर उन्होंने अपनी कैपिटल को महाबलीपुरम में शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। तो आपको बस 2 ही कैपिटल इनकी याद रखनी है। कुछ समय के लिए तंजौर भी इनकी कैपिटल रही है। अब अगर हम बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्ट अंडर द पल्लवा ऑफ कांची। पल्लवा ऑफ कांची क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कांची इनकी लंबे समय तक जो है वो कैपिटल रही है, इसलिए इन्हें पल्लवा ऑफ कांची कहा जाता है। इनके समय से ही द्रविड़ स्टाइल जो आर्किटेक्ट स्टाइल है टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन की, तो इनके समय से ही पल्लवास के समय ही द्रविड़ स्टाइल शुरू हुई है मंदिरों के निर्माण करने की। और इन्होंने मंदिर जो बनवाए हैं वो 4 अलग अलग स्टाइल में बनवाए हैं। कौन कौन से हैं? तो महेंद्र स्टाइल, मामला स्टाइल, राजसिम्हा स्टाइल एंड नंदी वर्मन स्टाइल। तो अगर पूछा जाए नंदी वर्मन स्टाइल का रिलेशन किससे है तो पल्लवास किंग से है। महेंद्र स्टाइल का रिलेशन किससे तो पल्लवास किंग से है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के स्टाइल के मंदिर जो है वो पल्लवास ने बनवाए हैं। हम यहाँ पे कुछ मंदिरों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले महेंद्र वर्मन 1 की जो स्टाइल थी उसका नाम हमने रखा है महेंद्र स्टाइल। महेंद्र स्टाइल के जो आर्किटेक्ट थे ना, उन मंदिरों में एक खास बात थी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे मंडपा। आज हम देखते हैं ना जो मंदिरों में मंडपास होते हैं, तो मंडपास को इंट्रोड्यूस करने का काम महेंद्र वर्मन ने किया था। तो टेम्पल बिल्ड इन द महेंद्र वर्मन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट वर टर्म मंडपा। मंडपा बेसिकली एक बरामदा होता था जिसमें कई सारे पिलर्स होते थे और जो कि लास्ट में जाके गर्भगृह पे खत्म होता था। गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पे भगवान को, मतलब इंपॉर्टेंट जो डाइटी हैं, जो भगवान है, गॉड है, उनको वहाँ पे रखा जाता है, वो कहलाता है गर्भगृह। तो एक पूरा ऐसा मंडपा जिसमें कई सारे पिलर और लास्ट में जाके गर्भगृह पे वो मंडपा खत्म हो रहा है, इनके द्वारा ही शुरुआत की गई थी। पिलर बरामदा जो तैयार होता है, देखो ना आप साउथ इंडिया के मंदिरों में जाओ कितने सारे पिलर्स होते हैं, बड़ा सा बरामदा होता है, बहुत सारे पिलर होते हैं और लास्ट में गर्भगृह होता है। तो ये इनकी आर्किटेक्ट की स्टाइल थी, महेंद्र स्टाइल जिसे हम बोल रहे हैं। इनके जो मंदिर हैं वो है रॉक कट टेम्पल एट महाबलीपुरम, ठीक है, रॉक कट टेम्पल एट महाबलीपुरम, त्रिमूर्ति मंडपा ऑफ मांडगा पट्टू एंड पंच पांडवा मंडपा, ठीक है, पंच पांडवा मंडपा। ये जो मंदिर बनवाए हैं वो महेंद्र वर्मन स्टाइल में बने हैं। नेक्स्ट है मामला स्टाइल। मामला स्टाइल का रिलेशन किससे हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इनके बाद कौन आया था? नरसिंह वर्मन 1 आए थे, उनकी स्टाइल है। इन्होंने अपनी स्टाइल में ना मंडपास के साथ रथों का भी बनवाना शुरू किया। तो जो रथ बनवाने की जो टेक्निक शुरू की गई है वो किसने शुरू की गई है? मामला स्टाइल में शुरू की गई है नरसिंह वर्मन 1 ने, ठीक है। इसमें इसके अलावा जो मंडपास में पिलर थे ना, तो पिलर को और भी ज़्यादा उसमें कारीगरी करके और लाइन वगैरह के कैपिटल बनाने की शुरुआत भी यहाँ से हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो रथ, ये चैरियट आपको देखने को मिलेंगे जो कि ग्रेनाइट से बने हैं। और इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वही 7 रथ जो आपका टेम्पल है, 7 रथ टेम्पल, द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, गणेश रथ, इन सब की रचनाएं किसके समय हुई हैं? तो ये सब जो आर्किटेक्ट तैयार हुए हैं ये नरसिंह वर्मन 1 के समय हुए हैं। ये आपका रथ टेम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में महाबलीपुरम के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राजसिम्हा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, और इसको किसने इजाद किया है? तो नरसिंह वर्मन 2 के समय राजसिम्हा स्टाइल शुरुआत हुई है और इन्होंने पहली बार अपने मंदिरों में ब्रिक्स, वुड और स्टोन का इस्तेमाल शुरू किया। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स अगर आप देखेंगे तो आपको याद रखना है ईश्वरीय टेम्पल, मुकुंदा टेम्पल, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, कैलाश टेम्पल ऑफ कांची एंड वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। ये सभी जो रचनाएं हैं वो राजसिम्हा स्टाइल में है। ऑब्वियसली बात है द्रविड़ियन स्टाइल तो है ही, उसके अंदर भी राजसिम्हा स्टाइल है जो कि नरसिंह वर्मन 2 के समय शुरू हुई है। तो इस तरीके से आपको ये इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्ट याद रखने हैं बेसिकली।
इन किंगडम से इतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। एक्चुअल कहानी कब शुरू होगी, जब वापस से सेकंड चोल, सेकंड चेर और सेकंड पांड्य पल्लवाज आएंगे, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 2 पे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।